अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। डिस्कस कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को और आज डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक को, स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। यहाँ पे वो डिटेल वाली बात नहीं आने वाली कि यार किस फॉर्मेट में डाटा किस तरह से कन्वर्ट होता है, कैसे इनकोडिंग डिकोडिंग होती है। नो, ऊपर ऊपर की सतह पे ही रहेंगे। सिंपल से फॉर्मेट को समझेंगे कि जब कंप्यूटर में डाटा सेव होता है तो पिक्चर्स एक्चुअली चीज़ क्या हैं और पिक्चर्स के कितने फॉर्मेट्स हैं सॉरी फॉर दिस। ऑडियो क्या चीज़ है और ऑडियो के कितने फॉर्मेट्स हैं। वीडियो FPS फ्रेम पर सेकंड, जिसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे जो गेम्स खेलते हैं खासतौर पे वो लोग। तो वीडियोस भी किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में सेव होती हैं। तो शुरू करते हैं कि हम पहले ये बात पढ़ लेते हैं कि बात क्या लिखी है, स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर्स। बट आगे क्या लिखा है जिस पे मैं डिबेट करना चाह रहा हूँ, फैसिनेटिंग डिजिटल स्टोरेज। अब ये क्या बात है, देखिए डिजिटल फैसिनेटिंग का मतलब होता है जैसे आप किसी बहुत ही खूबसूरत से किसी मंजर पे जाके पहाड़ की चोटी पे खड़े हो जाएं, आपके सामने ऐसे वादियां हैं, खूबसूरत से झरने बह रहे हैं, आपको कुछ दिख रहे हैं बादल वगैरह, तो ये फैसिनेटिंग है जो आपको मुतासिर करे, ऐसी चीज़ जिससे आप इंप्रेस हो जाएं, ब्यूटीफुल लगे या इंप्रेस कर दे अपनी लाइकी से या अपनी परफेक्टनेस से। तो ऐसी चीज़ जो आपको इंप्रेस करती है उसे कहते हैं फैसिनेटिंग। तो ये डिजिटल स्टोरेज जो है, जो कि इतनी सी हार्ड डिस्क है जिसमें इतना डाटा आ जाता है, हज़ारों किताबें आ सकती हैं, लाखों फोटोग्राफ्स आ सकती हैं, सैकड़ों वीडियो, हज़ारों की तादाद में वीडियोस आ सकती हैं इतनी सी चीज़ में। तो ये फैसिनेटिंग हुआ ना भाई। दूसरी बात ये डिजिटल स्टोरेज क्या है, तो यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगा कि काइंडली मैंने एक छोटा सा आपके लिए क्लिप बनाया है डिजिटल स्टोरेज से रिलेटेड के मेमोरी के साइज़ का यूनिट क्या होता है ये आपको पता हो। वो क्यों, क्योंकि बुक में भी मेंशन है। ऐसा नहीं कि मैं खाम खा आपको नॉलेज चिपकाना चाह रहा हूँ कि बस यार ठट्टा लगा लो समझ लो, नहीं, बुक में भी मेंशन है कि डिफरेंट साइजेस ऑफ मेमोरी क्या हैं। हाँ, बुक में थोड़ी सी गलती है 19-20 की, मैंने उसे दुरुस्त करके लिख दिया है और आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी वो काम आएगा। तो मैं यह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले जाएँ उस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखें और लौट कर वापस आएँ। नाउ गो। नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के यूनिट्स का भी। व्हाट आई मीन कि जनरल नॉलेज के तौर पे हमें काफ़ी ज़्यादा पता है कि हम सेंटीमीटर को, इंचेस को इकट्ठा कर लेते हैं, सेंटीमीटर इकट्ठा करते हैं, इंचेस बना लेते हैं, इंचेस इकट्ठे करके हम लोग फीट्स बना लेते हैं। वैसे ही किलोग्राम में आए तो हम ग्राम्स को इकट्ठा करके पाव, आधा किलो, हाफ kg, 1 kg, मतलब यूनिट्स का इंटरचेंज हम अच्छे से जानते हैं। बट कंप्यूटर के यूनिट्स का भी नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। आमतौर पर ये बातें रिपीट की जाती हैं और लोग इनको ऐसे ही बस निगलेक्ट कर देते हैं कि ठीक है यार जिसको नॉलेज है उसे पता हो, लेकिन ये इतना इजी है कि आराम से समझ आ सकता है, खासतौर पे बेसिक। तो अगर हम सीख लें तो हमारे लिए ही बेटर रहेगा। सबसे छोटा जो कंप्यूटर का यूनिट होता है जिसे आप कंप्यूटर में सेव भी नहीं कर सकते, उस यूनिट को कहते हैं बिट। अब ये बिट क्या चीज़ है, देखें अगर हम एक स्विच लगाते हैं घर में जिससे बिजली चलती है ऑन ऑफ, उसे ही बिट कहते हैं। बिट या तो 0 होती है या तो बिट 1 होती है, ठीक है। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि वहाँ बिट्स में डाटा डलता है सबसे पहले। अब जो सबसे छोटा यूनिट कंप्यूटर सेव कर सकता है यानी मेमोरी को सेव कर सकता है वो होता है बाइट। और जो 1 बाइट होता है हमारा जो कंप्यूटर में सेव हो सकता है मिनिमम अमाउंट, वो इक्वल होता है 8 बिट्स के, यानी कि जब तक 8 बिट्स नहीं होंगी डाटा सेव नहीं होगा। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे हम अमाउंट की बात करें तो किसी के पास 99 पैसा हैं, ठीक है। आप कहते हैं आज के दौर में किसी के पास 99 पैसा है, तो ये सेव नहीं हो सकता जब तक ये 100 पैसा नहीं हो जाता। क्यों भाई, क्यों नहीं सेव हो सकता? क्योंकि तब तक ये 1 रुपी नहीं बनेगा। तो बात यह है कि एक ऐसी अमाउंट ऑफ डाटा जो मिनिमम कंप्यूटर में सेव हो सकती है उसे कहते हैं 1 बाइट। और उसमें कितनी बिट्स होती हैं, उसमें 8 बिट्स होती हैं। होपफुली ये समझ आ रहा है। जैसे कोई कहे कि कम से कम अमाउंट क्या होगी जो तुम पॉकेट में वैल्यू सेव कर सकते हो एज ए अमाउंट, फिजिकल अमाउंट, तो आप कहेंगे 1 रुपी, 1 रुपी। तो आप कहेंगे 1 रुपी में कितने पैसाज होते हैं, 100 पैसाज होते हैं। पैसाज तो सेव नहीं कर सकते आज के दौर में, वैसे ही बिट्स सेव नहीं कर सकते, बाइट सेव कर सकते। ऑलराइट, अब यही जो बाइट्स हैं, ठीक है, जब ये वाली बाइट 1024 बाइट्स बनती हैं, इनको 1000 कहा जाता है एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर, बट 1024 एक एग्जैक्ट डिजिट है। 1024 बाइट्स जब होती हैं तो वो बनता है 1 किलोबाइट, जिसे KB के नाम से आप जानते होंगे, कभी ना कभी सुना होगा, इतने KB का डाटा, इतने किलोबाइट का डाटा, ठीक है। अब वही किलोबाइट जब ये 1024 किलोबाइट हो जाती हैं, मैं रिपीट करता हूँ, बाइट्स जब 1024 होती हैं तो वो बनता है 1 किलोबाइट। किलोबाइट जब 1024 हो जाती हैं 1000 KB हो जाता है तो 1 मेगाबाइट बनता है, जिसे हम लोग MB जुबान में बोल देते हैं। इतने MB का डाटा, उतने MB का डाटा, ये यहाँ से आता है मेगाबाइट, ठीक है। अब मेगाबाइट जब 1024 हो जाता है तो वो बन जाता है 1 गीगाबाइट, जिसे GB के नाम से आप जानते हैं। हम अक्सर बोलते हैं तो रैम कितने GB है, वो ये वाला GB है। तुम्हारी हार्ड कितने GB है, वो ये वाला GB है, ठीक है।
1024 गीगाबाइट जब हो जाता है तो वो बन जाता है 1 टेराबाइट, 1000 GB आम जुबान में से कहा जाता है कि 1 टेराबाइट का मतलब है 1000 GB, 2 टेराबाइट का मतलब है 2000 GB, ठीक है। ये अक्सर आपने सुना भी होगा कि तुम्हारे कंप्यूटर का डाटा कितना, 3 TB की हार्ड लगी है या 4 TB की हार्ड लगी है, वो 4000 GB कहना चाह रहे हैं, ठीक है। TB मीन्स 1000 GBs, 3 TB 3000 GB। होपफुली ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। ओके, अब यहाँ से आगे जो स्टोरी शुरू होती है वो कॉमन पीपल की नहीं रहती। एक आम आदमी ज़्यादातर टेराबाइट तक ही जाता है, इससे आगे नहीं जाता। लेकिन इससे आगे जाते हैं बड़े बड़े वर्क स्टेशंस, बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े डाटा माइनिंग हाउसेज, जैसे यूट्यूब है या बाकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब इसमें किस किस का जिक्र किया जाए कि अगर 1024 1000 टेराबाइट, ओ माय गॉड, टेराबाइट का मतलब है 1000 GB, और 1000 टेराबाइट, ओ माय गॉड, 1000 टेराबाइट हो तो बनता है 1 पीटाबाइट। आगे रट्टा ही है या, क्योंकि ये यूज़ तो मैंने आज तक कहीं आम इंसानों में होता देखा नहीं, कंपनीज में होता होगा। अगर 1024 पीटाबाइट हो जाए तो वो होता है 1 हेक्साबाइट, और हेक्साबाइट को याद रखिएगा EB लिखते हैं। अक्सर लोग इसको HB लिख देते हैं। HB इज़ नॉट अ राइट फॉर्मेट, EB इज़ अ राइट फॉर्मेट इन एग्जाम स्पेशली। या उसके बाद अगर 1024 हेक्साबाइट हो जाए, मैं फिर बोल रहा हूँ हेक्साबाइट को EB लिखना है, तो वो इक्वल होता है 1 जीटाबाइट के। इस चीज़ का जिक्र अक्सर हॉलीवुड की मूवीज़ में आ चुका है, जीटाबाइट डाटा, या बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है। 1024 जीटाबाइट हो जाए तो होता है 1 योटाबाइट। इसका भी वर्ड कहीं ना कहीं आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि योटाबाइट तक मूवीज़ में ये वर्ड आ चुका है। ओके, अब योटाबाइट से आगे अगर हम जाते हैं तो ये टर्म अभी तक मैंने कहीं सुनी नहीं, लेकिन क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये टर्म मिल गई, तो मैंने लिख दी कि अगर 1024 योटाबाइट भाई साहब हो जाएं, ठीक है, तो वो बनते हैं 1 ब्रूनो। अच्छा, इसको ब्रोंटो भी पढ़ सकते हैं आप, ब्रोनो भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको सही प्रोनाउंसिएशन लगे, 1 ब्रोनोबाइट, ठीक है। और अगर 1024 ब्रोनोबाइट हो जाए तो ये बनता है 1 जियोबाइट या जियोबाइट। तो ये GB लिख सकते हैं इसको दोबारा। अब दिक्कत ये है कि GB तो यहाँ भी था और यहाँ पे भी आ गया, बस फ़र्क है कि वो गीगा है और ये जियोब है। तो बस ये थोड़ा नॉलेज के लिए लिख दिया मैंने, वैसे बात यहीं तक इम्पोर्टेंट थी। और बुक्स में तो ज़्यादातर यहीं पे गेम एंड कर दी जाती है। जीटा वैसे आता है बुक्स में, लेकिन कई दफ़ा इधर एंड कर दिया जाता है। तो होपफुली आपको इसका कुछ ना कुछ हेल्पफुल नॉलेज मिल गया होगा। वेलकम बैक गाइस, होपफुली आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर आया होगा, मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ। या अब टॉपिक पे वापस आते हैं। डिजिटल स्टोरेज में जैसे आपने देखा डिफरेंट यूनिट्स सेव किए जाते हैं, पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टोरिंग इमेजेस। हम इमेजेस के ऊपर ही डिटेल से अभी बात करेंगे। देखिए, इमेज क्या चीज़ होती है। अगर आपके पास, आपने वर्ड सुना होगा 1K, 2K, 4K, अल्ट्रा मोनीटर है, अल्ट्रा वाइड मोनीटर है, उसमें सारा खेल जिस चीज़ का है वो उस चीज़ को कहते हैं पिक्सल्स। अब ये क्या चीज़ होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आपका कोई मोनीटर या LED होती है, तो अगर आप उसके डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में जाएं, किसी भी कंप्यूटर के डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो वहाँ पे आपको इस तरह करके ना पिक्सल्स का फॉर्मेट शो किया जाएगा कि 1920x1080 है, 720p। आपने यूट्यूब पे जब ब्राउजिंग करते हैं या वीडियोस देखते हैं, वहाँ भी लिखा आता है 720p, 1080p, 4K अल्ट्रा। तो ये चीज़ें देखी होंगी आपने। ओके, तो ये जो चीज़ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा, जो इनके मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे आप मुझे कहें सर कि 4K अल्ट्रा का साइज़ क्या होता है, तो वो कुछ यूँ होता है 3860 मल्टीप्लाई बाई 2160, आई थिंक सो, ये होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो जो लंबा चौड़ा सा आंसर आने वाला है, उतने डॉट्स हैं आपकी LED स्क्रीन के ऊपर, और हर एक डॉट जो है, उतने डॉट हैं जितना ये आंसर आ रहा है, और इतने डॉट्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर को शो करते हैं। हर एक डॉट एक पिक्सल कहलाता है। हर एक डॉट का अपना कलर होता है, अपनी लाइट होती है। आपने पैनल्स के बारे में भी शायद सुना हो, VA पैनल्स, IPS पैनल्स, OLED पैनल्स, QLED पैनल्स। मैं बोर नहीं करना चाह रहा, लंबा हो जाएगा टॉपिक। शॉर्ट में बात यह कि स्क्रीन के ऊपर जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, वीडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी उतनी ज़्यादा क्लियर आएगी। मेगापिक्सल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपने अक्सर सुना होगा सर ये इतने मेगापिक्सल्स हैं। उससे बेटर ये था कि आप मेगापिक्सल से ज़्यादा ध्यान देते कि कैमरे का लेंस कितनी पावर का है, कितने mm का लेंस है। खैर, टॉपिक कहीं और जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। शॉर्ट में बात यह कि इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस आर मेड अप ऑफ टाइनी डॉट्स।
इमेजेस क्या होती हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं इमेजेस एक्चुअली। वो जो टाइनी डॉट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पिक्सल्स कहा जाता है। कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। किसी भी कंप्यूटर के पिक्सल्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके साइज पे डिपेंड करता है कि उसका सीपीयू कितनी रेजोल्यूशन सपोर्ट देता है। इन्हें अक्सर लोग रेजोल्यूशन के नाम से ही जानते हैं कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो कितने रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, तुम्हारी एलईडी, कंप्यूटर की जो एलईडी होती है वो कितने रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके चलती हैं। शॉर्ट में बात ये थी, इमेज क्या है, वो छोटे छोटे डॉट्स से बनने, छोटे छोटे डॉट्स क्या हैं, वो कलर्स हैं। छोटे छोटे डॉट्स लाइट्स हैं, उन लाइट्स और कलर्स से मिल के जो चीज़ बनती है उसे हम इमेज कहते हैं, पिक्चर कहते हैं। इस पे काफ़ी लंबा लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कम हो सके बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है अगर ये टॉपिक छिड़ गया तो ये 1 घंटा लग जाएगा इमेज समझाने में। ऐसा होता है ग्राफिक्स को समझाते हुए। ओके, टॉपिक पे वापस आते हैं। इसमें 2 चीज़ें सीखनी है, कलर रिप्रेजेंटेशन और इमेज फाइल का फॉर्मेट क्या होता है। और फॉर्मेट ऑफ कोर्स डिसाइड करता है कि चीज़ कैसी होगी। कलर रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि एक इमेज के हर एक डॉट में, एक इमेज के हर एक पिक्सल, हर एक डॉट में क्या ताकत है ये समझ लीजिए। हर एक डॉट में RGB कलर सपोर्ट होती है। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, RGB, CMYK, काफ़ी सारी सपोर्ट्स होती हैं, लेकिन जो बेसिकली पूरी दुनिया में सबसे कॉमन है वो है RGB कलर्स। RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, मैंने मार्कर से भी कोशिश की है, शायद थोड़ा सा सिग्नल मिल जाए। R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू। साइंटिस्ट का मानना ये है, केमिस्ट्री के लोग जो कि बहुत ही जीनियस लोग होते हैं, हमारे जैसे निकम्मे केमिस्ट्री समझ नहीं पाते। आई हेट केमिस्ट्री एंड सॉरी फॉर दैट, मुझे नहीं समझ आती वो ज़्यादा अच्छे से। लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर नेकी कितनी बड़ी की कि उन्होंने हमें वो पैलेट दे दिया। पैलेट किसे कहते हैं, वो जो आपने पेंटर्स को अक्सर देखा होगा, ऐसे लकड़ी का एक टुकड़ा सा प्लेट सी रखी होती है, उसमें कलर मिक्स कर करके वो पेंट पे लगाते रहते हैं, पेंट करते रहते हैं, उन्हें पैलेट कहते हैं। तो केमिस्ट लोगों ने, केमिस्ट्री के जीनियस साइंसदान लोगों ने हमें बताया कि रेड, ग्रीन, ब्लू को अगर डिफरेंट लेवल्स पे मिक्स किया जाए तो 0 से लेकर 255 कलर्स बन सकते हैं। 255, जी हाँ सही सुना आपने, 255 कलर्स को बनाया जा सकता है डिफरेंट रेशो रख के। जैसे रेड कलर थोड़ा बढ़ा दो और ब्लैक बढ़ा दो तो मैरून बन जाएगा, रेड को बढ़ा दो और वाइट को बढ़ा दो तो पिंक बन जाएगा। तो ये मिक्स करके कलर्स बनाए जा सकते हैं। आई थिंक आपको मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज होगा कलर्स के बारे में। ओके, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो रेंज के बाद एक और बात बताई जाती है कि इनको लिखने का तरीका क्या है। पहला एरिया आएगा रेड का, दूसरा आएगा ग्रीन का और तीसरा आएगा ब्लू का। तो अगर आप मैक्सिमम रेड चाहते हैं, यानी कि 255 फुल रेड, और बाकी को 0 कर देते हैं, सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग कलर्स इन कंप्यूटर्स। कि हम अगर स्पोर्ट बताना चाहते हैं तो रेड 255 यानी कि फुल रेड, और बाकी क्या है 0। तो इसे ब्राइट रेड के नाम से बोला जाता है। ब्राइट रेड यानी चमकता हुआ रेड। होपफुली थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, मैं बोर कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेज फाइल फॉर्मेट क्या होती है, देखिए आप जब भी कोई भी फाइल की बात करते हैं तो फॉर्मेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि फॉर्मेट से पता चल जाता है कि उस चीज़ की क्वालिटी क्या है। अब मैं इसको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आप ये कहें कि सर दोनों लोगों के पास एक सेम प्रोडक्ट है। मान लेते हैं कि दोनों लोग एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा पकड़ के लाए, दोनों ने कहा इसका साइज़ 4 इंची है। मैं कहूँ जैसे पेच मिल जाते हैं, स्क्रू गेज मिलती है ना हमारे यहाँ, तो आपने कई दफ़ा देखा होगा 1.5 इंची के पेच हैं जी, 1.5 इंची के पेच हैं, लेकिन उनकी गेज क्या है, यानी उनकी मोटाई कितनी है। उन मोटाई से उनकी ताकत का पता चलता है। ये मेरी एग्जाम्पल याद रखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपके काम भी आएगी। आप पेच खरीदने गए, आपने कहा यार 1.5 इंची के पेच दे दो, उसने दिए, आप लेकर आ गए, लेकिन आपने कभी गेज पे ध्यान ही नहीं दिया कि मोटे कितने हैं, स्मार्ट कितने हैं, उस पर फोकस नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसलिए आई नो दैट। ठीक वैसे ही इमेज की फाइल का फॉर्मेट क्या है, इससे पता चल जाता है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होगी। अगर ब्लैक कलर के छोटे खड़पेचे हैं तो वो ज़्यादातर लकड़ी के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। लोहे के लंबे लंबे भारी किस्म के स्क्रूज हैं, ठीक है, पेच हैं, तो इस तरह के वाइट बोर्ड जो हैं या महंगी हैवी ड्यूटी जो चीज़ें हैं दीवार पर टांगने के लिए वो यूज़ होते हैं। हालांकि लोग ब्लैक पेच भी लगा देते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं होते। नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, सॉरी फॉर बोरिंग यू, बैक टू द टॉपिक। तो इमेज के फाइल के जो फॉर्मेट बुक में बताए गए हैं वो कुछ ये 3 हैं जो मोस्ट कॉमन है। बिल्कुल ठीक बात है, मोस्ट कॉमनली यही 3 यूज़ होते हैं, JPEG, JPEG, PNG एंड GIF। ये इनको बोलने का अंदाज है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये चीज़ें क्या हैं, इनकी एब्रीवेशन लिख दी गई है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डोंट वरी, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में बात यह है कि 99% फोटोज़ जो आप नेट से डाउनलोड करते हैं, पिक्चर कैप्चर करते हैं, सिंपल कैमरा से पिक्चर कैप्चर करते हैं, ज़्यादातर जो फॉर्मेट इमेज का यूज़ होता है वो होता है JPEG, JPEG कहते हैं इसको। मैंने लिखा था सेव बट के आगे क्या है, इसमें क्वालिटी ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस नहीं होते। इसमें नॉर्मल पिक्चर कैप्चर की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पिक्चर अच्छी नहीं आती,
मैं कह रहा हूँ हाई क्वालिटी पिक्चर्स इसमें ज़्यादातर नहीं आती, इसमें नॉर्मल फोटोज आती हैं। ठीक है, आगे आपको और इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं PNG, भाई साहब मेरे फेवरेट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये क्या है? इसमें हाई क्वालिटी इमेजेस की सपोर्ट आती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, रोड पे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस लगी हैं, 99.9% चांस है कि उस पिक्चर को जब एडिट किया गया, उसको जब ड्रॉ किया गया, इलस्ट्रेटर पे बनाया गया, फोटोशॉप पे बनाया गया, जिस पे भी बनाया गया, उस डिज़ाइन को तैयार करते हुए, उस पिक्चर को कैप्चर करते हुए, DSLR से जब पिक्चर खींची होगी किसी मॉडल की या किसी भी पर्सन की, उसको एडिट करके उसमें लगाया गया और फ्लैक्स प्रिंट की गई होगी, तो वो सारा प्रोसेस जिस फाइल में हुआ होगा 99.9% चांसेस हैं, आई होप सो, कि वो PNG होगा। क्योंकि PNG हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को सपोर्ट देता है। DSLR की फ़ोटोज़ 25-25, 30-30 MB, 70 MB की इमेज बिल्कुल होती हैं। इतनी हाई क्वालिटी इमेजेस जो हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जूम करने के बाद भी फटती नहीं हैं, वो इमेजेस ज़्यादातर PNG फोटोग्राफ्स होती हैं। अक्सर लोग फ़ोन का कैमरा देख रहे होते हैं, फ़ोन ख़रीदने जाते हैं, दिखाएं ज़रा ये पिक्चर चेक करते हैं, ये सेल्फी ली, अच्छा यार, ऐसे ना चेक करो भाई, उसको जूम करके देखो। फिर कैमरा लो, कहीं रश वाले एरिया में जाओ, पिक्चर कैप्चर करो और किसी की नेम नंबर प्लेट जो हैं या कोई चीज़ है उसे जूम करके देखो कि पिक्सल कब फटते हैं। तो वो जितना कम फट रहे हैं कैमरा, उतना ताकतवर है। सिंपल पिक्चर से पता नहीं चलता। होपफुली थोड़ा सा आइडिया हो गया। तो PNG हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं। गिफ क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगर मुझे कोई पूछे तो मैं कहूँगा इमोजीज वगैरह जो मूवेबल होते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे स्टिकर्स वगैरह कुछ लोग यूज़ करते हैं, या काफ़ी ऐप्स हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी ऐप्स लोग यूज़ करते हैं, मैं कम ऐप्स यूज़ करता हूँ, उनमें अक्सर लोग गिफ्ट्स बहुत सेंड करते हैं। जैसे आपने ईद मुबारक सेंड किया और वो ऐसे ब्लिंक कर रहा है, लाइटिंग जल रही है, रमज़ान मुबारक लाइटिंग जल रही है, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे ब्लास्ट हो रहा है और गिफ्ट निकल रहे हैं, या हैप्पी बर्थडे, वो सारे एनिमेशंस, यहाँ वर्ड भी मैंने इसीलिए ले लिया एनिमे, ऐसी इमेजेस जिनमें एनिमेशन भी हो। मेरी लाइन याद रखिएगा, अच्छी लाइन निकल गई मुंह से। ऐसी इमेजेस जिनमें एनिमेशन का एलिमेंट आ रहा हो, उनका फॉर्मेट गिफ होता है, और ये व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब हमारे जो टॉपिक रह गए हैं वो है ऑडियो की फाइल्स और वीडियो की फाइल्स, जिन्हें हम इंशाल्लाह और डिटेल से देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। अब चाय के बिना तो काम नहीं चलता ना, लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करने लगे हैं सेकंड पॉइंट हमारा, स्टोरिंग ऑडियो। देखिए, जैसे वीडियो, इमेजेस और ऑडियो, तीनों चीज़ें नॉर्मल वे में आम इंसान की ज़िंदगी में बड़ी सिंपल सी होती हैं, लेकिन जैसे ही इसको हम शिफ्ट करते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जाओ तुम, तो स्टोरी काफ़ी बदल जाती है। जैसे हमने इमेजेस को भी डिटेल से देखा, होपफुली आपने लेक्चर डिटेल से देखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, तो सीक्वेंस में ही सारे लेक्चर देखिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जो बात हम करने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए ऑडियो क्या चीज़ है, स्टोरिंग ऑडियो इन कंप्यूटर्स, इसके ऊपर डिटेल से हम डिबेट करने लगे हैं। जो बात यहाँ लिखी है वो है कैप्चरिंग साउंड वेव्स। जरा फोकस से समझिएगा, साउंड वेव्स को कैप्चर करना एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल सिग्नल्स। व्हाट इट मींस, इसे आम जुबान में डिजिटाइजेशन भी कहा जाता है। दैट्स व्हाई आई मेंशन दैट एब्रीविएशन हियर, कि डिजिटाइजेशन एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है। देखिए, जब हम बोलते हैं, जस्ट लाइक नाउ आई सेड हेलो, नाउ दिस हेलो हैज़ गॉन इन द विंड, हवा में ये गायब हो गया। बट क्योंकि मैंने माइक्रोफोन अटैच किया हुआ है, तो माइक्रोफोन ने क्या किया कि एक पूरा प्रोसेस यूज़ किया जिसमें उसने मेरी वॉइस को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। मेरी बात को गौर से समझिएगा, मेरी वॉइस एनालॉग सिग्नल्स हैं, एंड आई थिंक सो कि आपको एनालॉग सिग्नल्स के बारे में आइडिया होगा कि एनालॉग सिग्नल्स इस वेव में काम करते हैं, बट डिजिटल भाई साहब जो हैं वो तो इस वेव में काम करते हैं। अब एनालॉग में सबसे नीचे वाला पॉइंट 0 होता है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट 1 होता है, और इसमें आगे 0.1, 0.2 एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, 0.9 देन 1। डिजिटल में क्या होता है, यहाँ तो सिग्नल 0 या 1 है, या तो 0 या 1 है। अब पॉइंट क्या है कि इसे कन्वर्ट किया जाता है, हमारी वॉइस को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में, और फिर उसे कंप्यूटर साइंस समझ सकती है और उसे सेव कर सकते हैं हम किसी भी डिवाइस में। जैसे माइक्रोफोन का एक अपना मेमोरी कार्ड टाइप कोई चीज़ होती, चिप होती है, जिसमें वो मेमोरी में ऑडियो को सेव कर लेता है। या जिस कैमरा के ऊपर मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके अंदर भी मेमोरी कार्ड है, वो भी लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वहाँ भी ऑडियो साथ साथ सेव हो रही है। सो पॉइंट क्या है कि हमारी कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी जो मेल खाती है वो है डिजिटाइजेशन, एक टर्म जो क्या कहती है कि जब आप कुछ बोलते हो तो वो एनालॉग फॉर्मेट में होता है, हम उसे कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल में, जिसे कंप्यूटर समझ पाएगा और फिर उसको क्या कर पाएगा, सेव कर पाएगा। अब यहाँ पे एक बात और आती है, वो क्या है, इन्वॉल्व्स सैम्पलिंग एंड क्वांटिजेशन। अब ये क्या चीज़ होती है, तो ये थोड़ी प्रोफेशनल लेवल की बात है, बट आई थिंक आप अच्छे से समझ पाएंगे, डोंट वरी। देखिए, सैंपल क्या चीज़ है कि एक सेकंड में, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, नंबर ऑफ पर सेकंड, किस चीज़ की बात हो रही है, एक सेकंड में आप कितने सैंपल रेट को टच कर रहे हो। सर सैंपल रेट का क्या मतलब हुआ,
इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता, मैं कॉमन पीपल के लिए ही वीडियो रखना चाहता हूँ कि आसानी से आराम से समझ आ जाए कि क्या चल रहा है। तो सैम्पलिंग, अगर ऑडियो में कोई बोलेगी यार सैम्पलिंग क्या होती है, तो आपने कहना है 1 सेकंड में रिकॉर्ड हुआ साउंड, बात खत्म होगी। 1 सेकंड में रिकॉर्ड हुए साउंड को हम कहते हैं सैम्पलिंग। तो फिर क्वांटिजेशन क्या हुआ? क्वांटिजेशन में वो बात आती है कि 1 सेकंड में कितने सैंपल आ रहे हैं। मेरी बात मैं जितनी आसान हो सके ना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, सैम्पलिंग का मतलब है 1 सेकंड में कितनी ज़्यादा साउंड रिकॉर्ड हुई है, या कितनी साउंड रिकॉर्ड हुई है, या क्या साउंड रिकॉर्ड हुई है, ये सैम्पलिंग है। अब क्वांटिजेशन क्या है? ईच सैंपल इनटू अ नंबर, कि कितने सैंपल्स 1 सेकंड में रिकॉर्ड हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? 1 सेकंड में जो साउंड रिकॉर्ड हुई है उसे क्या कहते हैं? सैम्पलिंग। और क्वांटिजेशन क्या कहते हैं कि 1 सेकंड में कितने सैंपल्स इकट्ठे हो गए। देखिए, अगर मैं बोलता हूँ हेलो, यहाँ पे एक लड़का बैठा है जो कॉफ़ी का मग पकड़ के ऐसे सिप लेता और कहता है या। यहाँ पे कोई आपी बैठी हैं वो कुरान पाक पढ़ रही हैं, वहाँ पे कोई बच्चा बैठा है जो लूडो खेल रहा है, वहाँ कोई भाई बैठे हैं वो इस्लामिक लेक्चर किसी को दे रहे हैं, और यहीं पे मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ, लेट्स सपोज। तो क्या हुआ, ये सारे साउंड्स अलग अलग सैंपल हैं, ठीक है। उन सबको इकट्ठा करेंगे तो 1 ही सेकंड में काफ़ी सैंपल्स इकट्ठे हो गए, तो वो उसे कहते हैं क्वांटिजेशन। ये मैं 2 नंबर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देसी तरीके से, लेकिन इसको टेक्निकली बहुत डिटेल से समझाया जा सकता है, उसका भी यहाँ पे टाइम भी नहीं है और मैं बोर भी नहीं करना चाहता। आगे एक बात लिखी है, मोर बिट्स, ऑफ कोर्स सैंपल रेट जितना ज़्यादा हाई होगा, जितनी साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सैम्पलिंग रेट जितना हाई होगा, साउंड क्वालिटी की एक्यूरेसी और क्लैरिटी उतनी बेटर आएगी। ऑफ कोर्स, जैसे आप कोई मूवी या सॉन्ग की बात कर लेते हैं, ऑडियो सॉन्ग डाउनलोड करते हैं यूट्यूब से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो अगर उसका साइज़ 1 MB 2 MB है, तो मुमकिन है कि जब आप उसे लार्ज साउंड पे चलाएं, बड़े स्पीकर्स पे चलाएं डीजे वाले, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज साउंड आप करेंगे, लाउड करेंगे, तो वो फटेगा, बिट फटेगी, सुनाई देगा, कुछ साउंड इरिटेटिंग सा लगेगा। लेकिन जब आपकी फाइल 15 MB 16 MB की ऑडियो फाइल होगी, 128 बिट्स को 256 बिट्स को सपोर्ट करती होगी बिट रेट, तो उसकी एक्यूरेसी यानी साउंड की क्वालिटी और जो बेस की धमक है वो फुल क्लियर आएगी, चाहे लो लेवल बेस हो चाहे अपर लेवल बेस हो। बातें डिटेल में चली जाएंगी, डोंट वांट टू गो देयर कि लो लेवल बेस क्या होती है, हाई लेवल बेस क्या होती है, काफ़ी लंबा हो जाएगा लेक्चर। शॉर्ट में बात यह है कि हमारा जो साउंड है वो क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो वो होता है एनालॉग, हमारी डिवाइसेस उसमें मॉड्यूलेशन करती हैं, एनालॉग को क्या बना देती हैं? डिजिटल। ये मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन आप इंजीनियरिंग में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। जब ये कन्वर्ट हो जाती है डिजिटल में तो कंप्यूटर उसे सेव कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। फिर हमने एक बात पढ़ी कि सैम्पलिंग ये होती है कि 1 सेकंड में रिकॉर्ड हुआ साउंड, उसकी क्वालिटी यानी सैम्पलिंग कितनी हाई है, ये चीज़ डिसाइड करेगी क्वांटिजेशन। और क्वांटिजेशन जितनी हाई होगी, जैसे मैंने पहले बोला, सैम्पलिंग रेट जितना ज़्यादा होगा, साइज बिट्स में जितना ज़्यादा होगा, साउंड क्वालिटी उतनी एक्यूरेट आएगी और उतनी क्लियर आएगी। अब बात कर लेते हैं आगे, जो एक ख़ास बात की गई है कि ऑडियो फाइल के फॉर्मेट्स क्या होते हैं। इमेज में भी फॉर्मेट बहुत मैटर करता है, वीडियो में भी फॉर्मेट बहुत मैटर करता है, और ऑडियो में भी फॉर्मेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। व्हाट आई मीन कि अगर आप इस तरीके से समझ लें कि कोई पर्सन आपको कहता है कि मेरी ऑडियो फाइल जो वो वेव फाइल है, तो मुझे उसकी बात सुनकर ही समझ आ जाएगी कि वो जो वेव फाइल कह रहा है ना, ये अनकम्प्रेस्ड फाइल है। अब ये क्या होता है मैं इसको डिटेल में अभी आपको बताता हूँ। फिर कोई लड़का आगे मुझे कह देता है सर MP3 में फाइल पड़ी है मेरे पास, आपने उसको एडिट करना है, तो मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि MP3 फाइल जो होती है वो बहुत ही नॉर्मल सी फाइल होती है, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत अमेजिंग नहीं होती, अच्छी होती है, क्योंकि उसे कंप्रेस करके बनाया जाता है, अनकम्प्रेस नहीं होती। सर ये क्या कह रहे हैं आप, अनकम्प्रेस कंप्रेस? मैं मिसाल देके समझाता हूँ। पहले थोड़ा इनकी टर्म्स पढ़ लेते हैं। देखिए MP3 का मतलब है मोस्ट कॉमन, सबसे दुनिया में कॉमन यही यूज़ होती है MP3, और ये लेसर इन साइज़ होती है, लेसर इन स्पेस होती है इन मेमोरी में। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉमन है एक आम आदमी के लिए। जब आप ऑडियो फाइल, कोई भी सॉन्ग, कोई भी नात, कोई कुरान पाक की आयत डाउनलोड करते हैं तो ज़्यादातर वो MP3 फॉर्मेट ही होता है, इसीलिए मोस्ट कॉमन वर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर आती है वेव फाइल्स, ठीक है, वेव फाइल फॉर्मेट होता है, ये अनकम्प्रेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये हाई क्वालिटी ऑडियो के लिए यूज़ होता है। जैसे हम मूवीज़ की डबिंग देखते हैं, सिनेमा में रिकॉर्डिंग देखते हैं, ऑडियो क्वालिटी देखते हैं, वो ज़्यादातर फाइल्स या तो AAC होती हैं या फिर वेव फाइल्स होती हैं। क्योंकि अब समझाता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अनकम्प्रेस्ड और MP3 के लिए मैं लिख दूंगा कंप्रेस्ड, लेकिन ये कंप्रेस्ड लो क्वालिटी वाला है, क्योंकि जो हमारी AAC फाइल है ये भी कंप्रेस्ड होती है, लेकिन ये हाई क्वालिटी कंप्रेस्ड होती है। अब इनमें फ़र्क है, मैं थोड़ा डिटेल में जाके समझाता हूँ, ठीक है। AAC के लिए एब्रीवेशन भी याद रखनी है, एडवांस ऑडियो कोडिंग। इसे एफिशिएंट कंप्रेशन कह रहे हैं, उससे मैंने सिर्फ कंप्रेस्ड का, चलिए मैं कंप्रेशन लिख देता हूँ, इसे कह देंगे एफिशिएंट कंप्रेशन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री एंड व्हाट इज मोर एफिशिएंट।
ये तीनों के कंपैरिजन में आते हैं। MP3 वो फाइल है जो सिंपली किसी भी आम पर्सन ने साउंड रिकॉर्ड कर लिया, वो MP3 है। आपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लिया, आपने किसी अच्छे स्टूडियो में जाके गाना रिकॉर्ड किया। अब आपने जब सॉन्ग रिकॉर्ड किया, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, उस टाइम पे 99.9% चांस है कि स्टूडियो वाले वेव फॉर्मेट यूज़ करेंगे कि ये जो ऑडियो की फाइल है ये अनकम्प्रेस्ड है, यानी उस पर एडिटिंग बहुत अच्छी की जा सकती है। यहाँ लिख लीजिएगा फॉर हाई क्वालिटी एडिट, जैसे मैंने लिखा है फॉर हाई क्वालिटी एडिट, मतलब उस पर बहुत अच्छे से एडिटिंग की जा सकती है। जैसे आप बाजार जाएं और कपड़े का एक टुकड़ा खरीद लें और आप अपनी मर्जी के कपड़े सिलवाना चाहते हैं तो वो अनकम्प्रेस्ड है। लेकिन अगर आप सिला सिलाया कपड़ा ले आए हैं जो एक्यूरेट पूरा बैठा हुआ है, सब कुछ लगा है, सिलाइयाँ लगी हैं, हर चीज़ फिक्स्ड है, तो वो कंप्रेस्ड है, कंप्रेशन हो चुका है, उस पर एडिटिंग हो चुकी है। अब उसको एडिट करना डिफ़िकल्ट होगा और चांस है कि वो चीज़ ख़राब हो सकती है सही होने की बजाय। सही भी हो सकती है, बेटर भी की जा सकती है। जैसे अक्सर साउंड रिकॉर्ड करने के बाद उसकी जो नॉइस है उसको कम किया जाता है, शशराहट को कम किया जाता है, बट जो अनकम्प्रेस्ड होती हैं उनके ऊपर काम करना बहुत ईजी होता है। जैसे मैंने आपको कपड़े की एग्जांपल दी, ठीक है, आई होप सो कि आप बात समझ रहे हैं। ये वो कपड़ा है जो बाज़ार से ख़रीद के लाए, सिला सिलाया, उसको अब ज़्यादा आप एडिट नहीं कर सकते, एडिट करोगे तो गड़बड़ होगी। वेव फाइल्स कौन सी है जिनको फुली इजाज़त है जितना मर्जी एडिट करो, हाई क्वालिटी एडिटिंग होगी उसकी, क्योंकि वो अनकम्प्रेस्ड होती हैं। पिक्चर्स में भी ऐसा होता है, रॉ फोटोज़ कहते हैं उनको जिनको एडिट किया जाता है। फिर आती है AAC, एडवांस ऑडियो कोडिंग। ये क्या चीज़ होती है? जैसे सिनेमा वाले IMAX में मूवीज़ रिकॉर्ड करते हैं, साउंड क्वालिटी की कोशिश करते हैं कि हम वेव में रिकॉर्ड करें और उसके बाद जब हम उस पर एडिटिंग कर लें, जब उस पर कमाल की नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग हो जाए तब उसे फाइनल कंप्राइज करना है, यानी फाइनल रिजल्ट देना कि यार ये बहुत ही अच्छा एडिट होने के बाद साउंड क्वालिटी आई है। तो वो जो साउंड क्वालिटी है, वो जो ऑडियो फाइल है, उसे हम लोग आम जुबान में AAC कहते हैं। कि साउंड को पहले साउंड रिकॉर्ड किया गया वेव फॉर्मेट में, नेक्स्ट लेवल हाई क्वालिटी रख के, बहुत ही नीट क्लीन साउंड आया, हाई क्वालिटी साउंड आया, और अब उसके ऊपर उतनी ही हाई क्वालिटी एडिटिंग भी कर दी गई। सोने पे सुहागा, महंगा कपड़ा खरीदा बाजार से, बहुत ही खूबसूरत सा, उसको एक बहुत ही कमाल के दर्जी को दे दिया जिसने बेहतरीन डिज़ाइन करके उसको सजा के बना दिया आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। कंप्रेशन आपकी मर्जी का हुआ, तो एफिशिएंट कंप्रेशन होने के बाद अब वो भी एक कंप्रेस्ड फाइल है। लेकिन इस कंप्रेस्ड में और इस कंप्रेस्ड में फ़र्क है। आई थिंक आप बात को समझ पाए होंगे कि अगर इसे आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं बैठेगा, उसमें गड़बड़ आने के चांसेस हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो हमारी वेव फाइल्स हैं इनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है एडिटिंग के लिए कि इसे रिकॉर्ड करने के बाद एडिट किया जाए। MP3 को उसके लिए रिकॉर्ड या डिज़ाइन नहीं किया गया। और जब अनकम्प्रेस्ड फाइल को डिज़ाइन कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है अपनी मर्जी से एडिटिंग करके, तो वो जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है AAC, जो ज़्यादातर सिनेमाज वाले हाई क्वालिटी ऑडियोज़ वाले लोग यूज़ करते हैं। होपफुली आपको कुछ ना कुछ ऑडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, अब हम बात करते हैं वीडियोज़ के बारे में कि कंप्यूटर के लिए वीडियो क्या चीज़ है। इस पर डिटेल से बात की जा सकती है घंटों। आई लिटरली टेलिंग यू, 1 घंटा भी कम पड़ेगा अगर हम वीडियो पे डिटेल से बात करनी शुरू कर दें। लेकिन एक कॉमन पीपल के लिए, कॉमन मैन के लिए वीडियो को जितने भी आसान तरीके से समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है, मैं वो बताने की कोशिश करने लगा हूँ। कंप्यूटर के लिए वीडियो क्या चीज़ है? देखिए, आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कुछ बच्चे ना डायरी में पिक्चर्स ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि जब आप उस डायरी को ऐसे कर करके गुजारते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मूव कर रही है, या कोई भी मोशन ब्लर स्लो मोशन में चलता है तो आपको इमेजेस दिखाई देती हैं। एक्चुअली बात क्या है कि इमेजेस ही मिलके वीडियो बनती हैं। वीडियो दुनिया में खुद से कोई चीज़ नहीं है। अगर 24 या 24 प्लस इमेजेस 1 सेकंड में इंसान की नज़र के आगे से गुजरती हैं जिनमें मूवमेंट हो रही है, मिसाल के तौर पे 1 सेकंड में 25 तस्वीरें गुजरी जब मैंने यहाँ से यहाँ ऐसे किया, ठीक है। तो ये जो मेरी मूवमेंट है, अगर ये 24 फोटोज़ 1 सेकंड में गुजरती हैं तो ह्यूमन ब्रेन को आंखों से ये मैसेज जाता है कि वीडियो चल रही है, हालांकि होती वो इमेजेस हैं। तो यहाँ पे वो बात बताई जाने लगी है कि अगर हम बात करेंगे स्टोरिंग वीडियो है क्या, मैनी इमेजेस, बहुत ज़्यादा सारी इमेजेस शोन इन रैपिड सीक्वेंस, एक रैपिड सीक्वेंस में दिखाई दें। जैसे कोई मूवमेंट ऐसे स्लो मोशन में आपको होती दिखे तो आप कहेंगे ये स्लो मोशन में मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसे फास्ट कर दूंगा तो आप कहेंगे सर ये वीडियो है, ठीक है। बात वही है, इमेजेस को जब इकट्ठा करके जोड़ दिया जाता है, फ्रेम्स को जोड़ दिया जाता है तो उनकी मूवमेंट हमें वीडियो दिखती है। ये वहाँ पे वही बात बताई जा रही है, मैनी इमेजेस जहाँ पे मूवमेंट हो रही है।
शोन इन रैपिडली सीक्वेंस। रैपिडली का मतलब होता है स्पीड वाला सीक्वेंस। तो वो जो स्पीड में दिखती हैं तो हमें लगता है वीडियो चल रही है, हालांकि होती वो इमेजेस हैं। ईच इमेज इन वीडियो इज कॉल्ड अ फ्रेम। हर इमेज अगर अलग से हम देखें उस वीडियो के अंदर तो हर एक इमेज क्या कहलाती है? फ्रेम कहलाती है। ये याद रखिएगा, जहाँ से FPS वगैरह वर्डिंग हमारी दुनिया में टपक पड़ी कि तुम्हारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ग्राफिक कार्ड है, गेमिंग कंप्यूटर है, सेल फोन है, वो कितने FPS सपोर्ट करता है। ये वही वाली बात है कि एक सेकेंड में कितने फ्रेम्स को वो अलाउ करता है। अब यहाँ पे आप डिटेल से आगे बात करते हैं कि फ्रेम रेट होता क्या है। मैंने पहले ही बता दिया, नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड। एक सेकंड में FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फ्रेम गुजर रहे हैं। वो 24 भी हो सकते हैं, वो 30 भी हो सकते हैं, वो 60 भी हो सकते हैं, और आज की दुनिया की बात करूं तो 90 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, 144 भी हो सकते हैं, 240 भी हो सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, आप देख सकते हैं कि 900 FPS तक बात चले जाती है जब हम स्लो मोशन में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। वो एक नई स्टोरी चल पड़ेगी, मैं उधर नहीं जाना चाहता। वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। अब बात करते हैं कॉमन FPS जो दुनिया में यूज़ हो रहे हैं। जैसे हम बचपन से टीवी देखते आ रहे हैं, ठीक है, या सिंपल टीवी की मूवीज़ या वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो वो जो सिंपल इमोशन वाली वीडियोस हैं जो टीवी पे चलती हैं वो ज़्यादातर 24 या 30 FPS को फॉलो करते हैं। ये याद रखिएगा, इट्स अ जनरल नॉलेज थिंग। क्या कि वो 24 FPS को यूज़ करते हैं या 30 FPS को यूज़ करते हैं। बट आजकल जिसको हम 4K अल्ट्रा मूवीज़ में ज़्यादातर कंसीडर करते हैं, जहाँ पे मूवमेंट बहुत ही अमेजिंग हो रही होती है, जैसे सिनेमा में जाके मूवी देखते हैं अक्सर, तो वो 4K अल्ट्रा का वर्ड लिख देते हैं या इस तरह का 8K अल्ट्रा लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मूवमेंट है, जो मोशन है स्पीड में, वो बहुत एक्यूरेट होगा। हूबहू ऐसा लगेगा जैसे रियल में हो रहा है। आपकी मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो उस चीज़ को हम 60 FPS में अक्सर कंसीडर करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ रही है। FPS बढ़ने से बढ़ता क्या है? आपका मोशन, आपकी मूवमेंट इतनी स्मूथ हो जाती है, आपको लगता है मेरे सामने ही हो रहा है, ये कोई मूवी नहीं मैं देख रहा, बिल्कुल एक्यूरेट लगने लग जाता है। ओके, आगे मैंने नोट में यही बात लिखी है, हायर फ्रेम रेट्स। जी, जितने फ्रेम रेट्स हायर होते जाएंगे, स्मूथर इमोशन जो भी मोशन है, इमोशन बोल रहा हूँ सॉरी, जो भी मोशन है वो बड़ा स्मूथर होता जाएगा। जैसे एक बच्चे ने ऐसे बॉल फेंकी दूसरे की तरफ और दूसरे ने कैच कर लिया। अगर ये आप 24 या 30 FPS में देखें तो आपको स्लो ऐसे दिखेगा, जैसे नॉर्मल रूटीन में हमें टीवी में दिखता है। लेकिन अगर वो 60 FPS है तो ऐसे ज़्यादा दिखेगा। जी हाँ, इसीलिए जो लोग PUBG के लवर्स हैं या PUBG गेम खेलते हैं, आई नो देयर पेन, क्योंकि मेरे ऑफिस में काफ़ी बॉयज़ हैं, जब वो गेम खेल रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ कि जिसके सेल फोन में 90 FPS की सपोर्ट है वो बहुत अच्छे से खेल पा रहा है। ऐसा नहीं कि वो नहीं अच्छे से खेल पा रहे, जिनकी 60 FPS है, 30 FPS है, वो भी अच्छे से खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें 1-2 सेकंड का, माइक्रो सेकंड का डिफरेंस दिखाई देता है और वो उसका खूब फ़ायदा उठाते हैं। जैसे एक पर्सन दरख्त के पीछे छुपा है, ठीक है, अब जो 90 FPS वाला जब वो फायर करेगा तो उसे वो हल्का सा, लिटिल बिट, वेरी टाइनी डिफरेंस, लेकिन हल्का सा जल्दी दिख जाएगा एज कम्पेयर टू दूसरे सेलफोन वाला। तो FPS का मेरे ख्याल से आप बात का मतलब समझ गए हैं कि उसमें मोशन जो है वो बहुत स्मूथ दिखाई देता है। इतना स्मूथ कैसे लगता है सामने हो रहा है, तो अगर बड़ी स्क्रीन पे हो तो और ज़्यादा क्लियर लगेगा। तो हायर फ्रेम रेट का ये मतलब होता है। इससे कुछ लोग कंपैरिजन कर देते हैं हर्ट्स के साथ। देखिए, हर्ट्स और चीज़ है। हर्ट्स एक फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है जो हमें मूवमेंट में पिक्चर की क्लैरिटी को दिखाने की कोशिश करती है। मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन अभी शॉर्ट में मैंने जैसे स्टार्ट पे कहा था कि इसको 2 घंटा भी कम पड़ेगा अगर हम डिटेल में जाते हैं तो होपफुली हायर फ्रेम रेट तक आपको बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कि वीडियो की फाइल के फॉर्मेट्स दुनिया में जो बहुत कॉमन यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 ही हैं, बहुत ज़्यादा सारे हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो ये 3 हैं जिनमें सारा कुछ कवर कर लेंगे हम। जैसे हमने ऑडियो की जो बात की थी पहले, तो ऑडियो में मैंने आपको बताया था कि MP3 होता है, वेव फाइल्स होती हैं, AAC फाइल्स होती हैं। उनमें भी जो स्टोरी थी यहाँ पे भी वही स्टोरी है। MP4 जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन और वाइडली यूज़ किया जाता है। वाइडली का मतलब ये होता है पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेशन मैंने खुद से लिख दिया क्योंकि ये वो वीडियो होती है जिसको कंप्रेस्ड कर दिया गया है, जिल्द कर दिया गया है, सिले सिलाई कपड़े खरीद के ले आए हैं, यानी उस पर एडिटिंग हुई है पहले से, आप खुद से नहीं करने लगे। रो वीडियो नहीं है वो। मेरी बात आई थिंक सो कि आप समझ पा रहे होंगे। और ज़रूरी नहीं कि रो वीडियो MP4 में शूट नहीं की जा सकती है, ऐसी कोई बातें नहीं। खैर, मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा, AVI फाइल्स इधर नहीं। अब ये जो AVI फाइल्स हैं, जो यहाँ पे AVI जिसका जिक्र आ रहा है, मैं कहीं और बात करने लगा था। एन ओल्डर फॉर्मेट, मैं इससे रिलेट नहीं करता थोड़ा सा, लेकिन कुछ बात किसी हद तक सही है कि ओल्डर फॉर्मेट था पहले, दुनिया में ये बहुत यूज़ होता रहा है। में इन लार्ज फाइल्स, ये जो बात लिखी है कि ज़्यादातर जो AVI फाइल्स होती थी उनमें एक बुराई थी कि फ़ाइल का साइज़ बहुत बढ़ जाता था,
क्या ये किसी हद तक बात सही है? हाँ, किसी हद तक बात सही है, पूरी तरह सही नहीं है। डिजिटल कैमरास होते थे पुराने दौर में, तो उनसे भी अक्सर शूट करते हुए लोग AVI फाइल्स में डाटा रिकॉर्ड कर लेते थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी। तब MKV फाइल्स का इतना रुझान नहीं था। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि जब हमें बहुत अच्छा नहीं मिलता तो हम अच्छे से गुजारा कर लेते हैं, वो उस दौर की बात हो रही है। तो उस दौर में AVI बादशाह था, किंग था, कि बहुत क्लियर वीडियो आती है जी, बहुत अच्छे फ्रेम रेट उठा लेता है, ये बहुत अच्छे हर्ट्स रिप्लाई करता है, इसमें फ्रेम्स बहुत क्लियर आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। शॉर्ट में बात यह है कि MP4 बहुत कॉमन यूज़ होता है, AVI यूज़ हुआ करता था, आज भी यूज़ होता है, मैं भी करता हूँ, कई लोग करते हैं, लेकिन ये अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होता क्योंकि इसका फाइल का साइज़ बहुत बढ़ जाता है। तो क्या MKV का नहीं बढ़ता? जी, MKV का भी बढ़ता है, लेकिन MKV वीडियो की क्वालिटी इससे बहुत ज़्यादा बेटर दे देता है। ये बात भी किसी हद तक सही है। और दूसरा एक ऐसा गुण है MKV में जो और किसी में नहीं है, और वो है मल्टीपल ऑडियो ट्रैक्स एक ही वीडियो के पीछे लगाना। अब ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा फिर से समरी बयान करूंगा ताकि बात खत्म हो जाए और आपको समझ आ जाए। MP4 दुनिया में कॉमनली यूज़ होता है हर डाउनलोड किया हुआ आमतौर पे गाना जो 4K नहीं है, ठीक है, 4K नहीं, क्योंकि हाई क्वालिटी नहीं मैं कह रहा, नॉर्मल क्वालिटी HD 1080p तक जो वीडियोज़ हैं, 720p 1080p, वो सारे MP4 होते हैं। AVI को तो भूल जाओ, क्योंकि इसके ऊपर डिबेट करने की जरूरत नहीं, बस इतना काफ़ी है कि पुराने दौर में यूज़ होता था, इसमें फाइल बड़ी लार्ज साइज़ की हो जाती थी, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया गया। ये झूठ है पर इसे याद कर लें, नो प्रॉब्लम। फिर आते हैं MKV भाई साहब, आजकल के किंग, द किंग ऑफ वीडियो फॉर्मेट्स। इसने क्या किया, हाई क्वालिटी वीडियो, यानी आप जो ब्लू रे मूवीज़ खरीदते हैं, जो 20 GB 30 GB की फिल्म होती है, मैंने 90 GB की भी मूवी देखी है, अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी डाउनलोड भी की थी, वो 32 GB की थी। वो सारी मूवीज़ किस फॉर्मेट में होंगी? MKV फॉर्मेट में होगी। उनमें पिक्सल्स रेट बहुत हाई होंगे, वो 4K 8K को सपोर्ट करती होंगी। आई थिंक आप मेरी बात को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, ज़्यादा ना भी समझ आए तो कोई बड़ी बात नहीं, बस ये वर्ड समझ आना चाहिए, हाई क्वालिटी वीडियो, यानी सिनेमाज की मूवीज़। प्लस एक ही ट्रैक के अंदर, यानी मूवी की वीडियो एक ही है, उसके अंदर आपको मल्टीपल ऑडियो ट्रैक्स दिए गए हैं, चाहे आप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर लें, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन या जो भी आप प्लेटफॉर्म देखते हैं, उसे चाहे आप हिंदी में उसी टाइम वीडियो के चलते चलते चाहे आप उसको ऑडियो को हिंदी में कन्वर्ट कर लें, चाहे इंग्लिश में कर लें, चाहे स्पेनिश में कर लें, जो भी अवेलेबिलिटी है। तो ये क्या है, ये सारे का सारा कमाल इस फाइल फॉर्मेट का है। उस फाइल फॉर्मेट को क्या कहते हैं? MKV फाइल्स। MKV फाइल्स, मास्ट्रो क्रेटो करके नाम है ये, मास्ट्रो क्रेटो वीडियो। ऐसी फाइल्स जो आपको हाई क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करती हैं और मल्टीपल ऑडियो चलाने की इजाज़त देते हैं या ऑडियो लगाने की इजाज़त देते हैं कि वीडियो के ऊपर। जैसे यूट्यूब पे भी आप कभी गौर कीजिएगा, कैप्शंस में आपको सबटाइटल की इजाज़त होती है, तो वहाँ आप ट्रांसलेशन की भी इजाज़त आ गई है कि आप अगर उसे कन्वर्ट करेंगे तो वो हर वीडियो किसी भी ज़ुबान में इंग्लिश में चलने लग जाएगी। तो ऐसी नई टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आती चली जा रही है। यहाँ पे एक बात और बतानी ज़रूरी है, टिडबिट्स में लिखा हुआ है बुक में, ऑनलाइन वीडियोस जब आप देखते हो तो ऑनलाइन वीडियो की जो क्वालिटी है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? वो आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करती है, प्लस आप इंटरनेट पे कितने डाटा यूज़ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हुए डाटा पे ध्यान नहीं देते। तो वीडियो वो राक्षस है जो डाटा को सबसे जल्दी खाता है और सबसे ज़्यादा खाता है। जी, ये सच है, वीडियो बहुत जल्दी जो है वो आपका डाटा खा जाती है, इंटरनेट की स्पीड खा जाती है। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी है, ऑनलाइन वीडियो क्वालिटी बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड। यहाँ पे एक बात और ऐड कर लीजिए, यूट्यूब के बॉटम में सेटिंग में ऑप्शन होती है कि आप 240p पे चलाना चाहते हैं, 360, 480, 720, 1080 या उससे ऊपर जाना चाहते हैं। तो 1080p बहुत क्लियर होता है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, कॉमन पीपल के लिए। हाँ, अगर कोई 4K में मूवी देखना चाहता है और इंटरनेट की स्पीड भी भंडार से आ रही है, ज़रूर देखिए अगर उसकी अवेलेबिलिटी और ऑप्शन शो हो रही है तो। लेकिन नॉर्मल रूटीन में 1080p इज़ क्वाइट इनफ फॉर आवर स्क्रीन्स, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन्स होती हैं अगर वो 40 इंचज़ से नीचे हैं या 40 इंचज़ तक हैं तो 1080p बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 4K ऑप्शन है, नॉट अ बैड डील, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर 4K में ही देखता हूँ, यूट्यूब पे नहीं, पर वैसे जो मूवीज़ या डाटा हमने इकट्ठा किया हुआ ज़्यादातर 4K में ही हम देखते हैं, वो बहुत क्लियर दिखाई देता है। पर उसमें दो इशूज़ आते हैं, मैंने पहले बताया कि जब MKV फाइल होगी, हाई क्वालिटी वीडियो आएगी तो उसमें साइज़ भी बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि रिसेंटली हमने एक मूवी डाउनलोड की है, वो 32 GB की है। अवेंजर्स एंड गेम जब मूवी आई थी तो हम ढूंढ रहे थे अच्छी ब्लू रे DVD, तो हमें एक फाइनली मिली, वो 20 GB की फिल्म थी। आज तक मेरे पास वो फाइल पड़ी हुई है। तो पॉइंट क्या, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब क्वालिटी बढ़ेगी तो साइज़ भी इंक्रीज होगा। होपफुली आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज आज जरूर आ गया होगा। लेट्स कंटिन्यू। ओके, नाउ लेट्स एंड दिस चैप्टर। नाउ लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर स्टोर फाइल्स। अब हम बात करने लगे हैं कि कंप्यूटर फाइल्स को स्टोर कैसे करता है नॉर्मल वे में, बहुत इजी वे में। हमारे लिए दुनिया में इमेजेस हैं, ऑडियो हैं, वीडियो फाइल्स हैं, बट कंप्यूटर के लिए वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डाटा है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में ही कंप्यूटर को समझ आती है। कंप्यूटर को बाकी ज़ुबानें समझ में नहीं आती, इसलिए यहाँ पे ये बात लिख दी गई है, फाइल्स चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे ऑडियो है, चाहे वीडियो है, आर स्टोर्ड एज
बाइनरी, वो कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। इसलिए मैंने वो तीनों टॉपिक अलग अलग करके बना के समझा दिए हैं आपको, ज़रूर चेक कीजिएगा, इमेजेस भी, ऑडियोज भी और वीडियोस भी, आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप। ओके, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, जहाँ पे हम डाटा सेव करते हैं। अब डाटा सेव करने के लिए दुनिया में पहले जो पुराना दौर था तब तो सीन डिफरेंट था, लोग स्टोर रूम्स बनाते थे, भी घरों में बनाया जाता है वगैरह वगैरह, कि हमने बुक्स सेव करनी, अलमारियाँ बना दी गई, कपड़े सेव करने अलमारियाँ बना दी गई, डिफरेंट वे ऑफ स्टोरिंग थिंग्स है। लेकिन जब कंप्यूटर की बात आती है तो एक ही जगह जहाँ पे आप सारा डाटा सेव कर सकते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मेट सेम है, बाइनरी। आपके लिए वो बुक है, आपके लिए वो इमेज है, आपके लिए वो वीडियो है, आपके लिए वो ऑडियो फाइल है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो एक बाइनरी डिजिटल फाइल है, दैट्स इट। होपफुली आप बात को समझ पा रहे हैं। ओके, तो सबसे कॉमन जो ड्राइव है दुनिया में, जो कॉमनली यूज़ की जाती है, जो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूंगा, वो है HDD, हार्ड डिस्क। ये सिंपल कंप्यूटर में जो लगती है थोड़ी बड़ी वाली, और ये जो लैपटॉप में छोटी लगा करती थी वो वाली। अब SSD भी पड़ी थी, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर लगी हैं, तो मैंने नहीं सोचा कि निकाल के दिखाऊं। इमेजेस वगैरह आप यूट्यूब से, गूगल से देख सकते हैं, मैं भी ऐड करने की कोशिश करूंगा कि दिखा दूँ साथ। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें गुण क्या है, गुण तो नहीं कह सकते, फायदा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका एक बेनिफिट है, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले बताऊँ ये काम किस पे करती है। इसमें स्टील की, जी हाँ, लोहे की नहीं, स्टील की एक डिस्क लगी होती है जो घूमती है, और उसके ऊपर एक हेड लगा होता है जो उसको रीड और राइट करवाता है। यहाँ लिखा भी है स्पिनिंग डिस्क्स टू रीड राइट डाटा। अच्छा, रीड राइट अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। रीड का मतलब है जब आप उसको पढ़ रहे हो, यानी यूज़ कर रहे हो, देख रहे हो, और जब आप उसमें डाटा इंसर्ट कर रहे हो तो उसे कहते हैं राइट। यानी अगर मैं डाटा को प्ले करता हूं तो मैं रीड कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, पर जब मैं उसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, डिस्क के अंदर डाल रहा हूँ कोई डाटा, तो उसे राइट कहते हैं। प्लीज़ ये याद रखिएगा, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसमें गुण क्या है, ये हमें लार्ज स्पेस में मिल जाती है और सस्ती मिल जाती है, बस ये सबसे बड़ा गुण है इसमें। कि अब आम तौर पे जो सिंपल हार्ड डिस्क HDD लोग खरीदते हैं वो 1 टेराबाइट, 1000 GB, 2 टेराबाइट, 2000 GB, मतलब डिपेंड करता है। जैसे मैंने 16 टेराबाइट तक हार्ड डिस्क लगाई हुई है जो मैं यूज़ करता हूँ, तो आजकल ये सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर हार्ड ड्राइव्स, क्योंकि जो दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, जिसे SSD के नाम से कहा जाता है। SSD में भी आगे टाइप्स हैं, M1, M2, NVMe, M2, तो ये आगे टाइप्स हैं। ये मैं रफ्सा लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, NVMe, M2। अगर किसी को ज़्यादा शौक हो तो वो सर्च कर सकता है इनका डिफरेंस। शॉर्ट में ये कि ये इन्हें SSD कहा जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लैश मेमोरी यूज़ की जाती है। सर फ्लैश मेमोरी का क्या मतलब है? देखिए, अगर एक डिस्क है या कोई मूवेबल आइटम है, जैसे गाड़ी का चक्का, बाइक का आपका टायर, या कुछ भी, अगर वो लगातार कहीं रगड़ खा रहा है, एक हेड के ऊपर रगड़ खा रहा है, तो आस्ता आस्ता डे बाई डे जब वो यूज़ होता जाएगा तो एक वक्त के बाद वो कमज़ोर पड़ेगा या वीक हो जाएगा या ख़राब होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर एक चीज़ फ्लैश है, उसमें मूवमेंट इस तरह की नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, सिग्नल्स मूव कर रहे हैं, तो वो ख़राब जल्दी नहीं होगा, वो बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। तो बस मैं देसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हार्ड डिस्क क्योंकि स्पिन करती है, मूव करती है, बाकायदा फिजिकली वर्क कर रही है, उसके ऊपर एक हेड नुक्ता एक छोटी सी सुई की तरह लगा हुआ है जो रीड कर रहा है, तो इसके ख़राब होने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू SSD ज़्यादा हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये लॉन्ग टर्म उतना नहीं जाएगी जितनी SSD जाएगी। तीसरा पॉइंट, ये इतनी फास्ट नहीं होती जितनी ये फास्ट होती है। आगे लिखा भी है फॉर फास्टर एक्सेस, इसका बिल्कुल ठीक बात है। आप इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करें, मैंने भी जैसे किया हुआ है कि विंडोज़ और मेरी गेम्स और जितने भी मेरे प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर हैं या एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे मेरे SSD में पड़े हैं, उसमें फास्ट काम करते हैं। और हार्ड डिस्क में बाकी सारा डाटा रखता हूँ क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उसमें ज़्यादा डाटा आप सेव कर सकते हैं। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ रही है। ये तेज़ होती है, ये थोड़ी सी, ये नहीं कि ये तेज़ नहीं होती, ये भी बहुत तेज़ हैं, बहुत फास्ट MB की कैशे आ चुकी हैं इनमें, बट SSD को टक्कर नहीं दी जा सकती। इट्स क्वाइट फास्ट। जैसे नॉर्मल अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी, लैम्बोर्गिनी मोसोलागो गाड़ी, या बहुत ही अच्छी कोई OD की गाड़ी, कोई भी गाड़ी बहुत ही कमाल, मर्सिडीज़, बट रेसिंग कार, तो उनका आपस में कंपैरिजन नहीं बनता। तो ये HDD और SSD को ऐसे कुछ याद रखने के लिए रफ सा आइडिया बस दे रहा हूँ। ये सस्ती हैं थोड़ी सी और ये महंगी हैं ज़्यादा सी। ये काफ़ी फास्ट हैं, ये थोड़ी सी कम फास्ट हैं। इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इसमें इतनी स्पेस नहीं मिलती। इसकी 1 TB जितने की आएगी उसमें ये 10 TB आ जाएगी मेरे ख्याल से। 10 TB तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन 8 TB तक तो, 4 TB तक तो आ जाएगी। ओके, उसके बाद आता है क्लाउड स्टोरेज, यानी कि आप इंटरनेट पे जो अपना डाटा रखते हैं। जैसे गूगल फोटोज़ में कई लोगों ने फ़ोटोज़ रखी होती हैं, या गूगल पे आप अपना डाटा 2 GB तक आराम से सेव कर सकते हैं, वो फ्री है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने डाटा सेव करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे।
क्लाउड स्टोरेज उसे ही कहते हैं, ऑनलाइन एक्सेस। तो जो आईफोन यूज़र हैं उन्हें तो क्लाउड की वैसे ही बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी क्योंकि उनका यूज़ ही सारा क्लाउड का है। तो पॉइंट ये है कि इंटरनेट पे रखा हुआ डाटा रिमोटली एक्सेसिबल होता है, दुनिया में कहीं भी हैं उसे एक्सेस कर सकते हैं वाया इंटरनेट। अच्छा, ये वाया वर्ड का मतलब होता है के ज़रिए। अक्सर लोग इसका मतलब नहीं समझते और बस बोल देते हैं विया। विया नहीं, वाया बोला जाता है। अगर आप विया भी कह देते हैं तो इट्स नॉट अ रॉन्ग एब्रीवेशन, ठीक है। विया इंटरनेट या वाया इंटरनेट, इंटरनेट के ज़रिए आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जो चीज़ नेट पे रखी है, आपने दो GB का कोई डाटा मिला, उसका आप क्या कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। जैसे व्हाट्सएप का ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, वो भी आपकी गूगल ड्राइव में ही जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गूगल ड्राइव आपको 2 GB मिली है, 2 GB तक आपका जो भी डाटा है वो सेव आप फ्रीली कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने एक्सटेंड किया तो आप फंसेंगे, वरना आपको हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी, उसमें डाटा सेव कर लीजिएगा। बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं है, ये मैंने खुद से लिखी है, एक्सटर्नल डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर में डाटा सेव कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो भैया USB में तो किया जा सकता है, मेमोरी कार्ड में भी तो किया जा सकता है, और भी कई डिवाइसेज हैं जहाँ पे सेव किया जा सकता है। तो इन डिवाइसेस को कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ये मैंने वर्ड नहीं लिखा, सॉरी, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के बाहर से अटैच करके हम उसमें डाटा सेव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आ गई होगी। कहीं भी कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, सीक्वेंस में वीडियोस को देखो ताकि आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।